दोस्तों, एक छोटे से गांव में शीला और लीला नाम की दो बहनें रहा करती थी। लीला बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब किसान बैजू से हुआ था, जिसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और लीला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तब कहीं जाकर उनके घर का खर्च चल पाता था। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन शीला बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, जिस कारण उसका विवाह एक अमीर व्यापारी अजय से हुआ था। शादी के बाद से ही शीला को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। शीला हमेशा अपनी बड़ी बहन लीला को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी लीला उसके घर जाती, शीला की बातें उसके दिल को ठेस पहुंचाती। एक दिन लीला सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन शीला मिली और शीला लीला को देखकर कहने लगी, अरे दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं, दूसरों के घरों में काम करते करते, और यह कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। लीला शीला को जवाब देती हुई कहती है, शीला, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। शीला बोली, हाँ हाँ, खुश तो दिख रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और अजय जी तो शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं है। शीला की ऐसी बातें सुनकर लीला की आंखें फहराई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि शीला अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। यूं ही समय बीतता गया। एक दिन लीला के पति बैजू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बैजू के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब लीला के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात का समय लीला अपने पति के साथ बैठी रहती। बैजू खाट पर लेटे हुए कराहते हुए बोला, अब तो लगता है समय आ गया है मेरे जाने का। मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। लीला रोते हुए बोली, नहीं जी, ऐसा मत कहो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन शीला से पैसे मांगने जाऊंगी। और फिर अगले दिन लीला शीला के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। शीला दरवाजा खोलती है और अपनी बड़ी बहन को देखकर कहने लगी, ओहो दीदी, क्या बात है, आप यहाँ किस लिए आई हो? लीला दुखी होकर बोली, शीला, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। शीला बोली, अरे दीदी, ये तो कितने दुख की बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लीला बोली, लेकिन शीला, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। शीला ने आज तक उसकी मदद नहीं की। एक दिन लीला ने सोचा, शीला ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। लीला अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी भैया घर पर हैं? लीला की भाभी ने कहा, नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। लीला बोली, भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पति बहुत बीमार है। उसकी भाभी ने कहा, देखो लीला, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। लीला थोड़ा गिड़गिड़ाने लगी, भाभी, कृपया मेरी मदद कीजिए,
मैं कसम खाती हूँ जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। उसकी भाभी बोली, मैंने कह दिया ना हमारे पास पैसे नहीं है, अब और कुछ सुना है क्या? लीला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़ी उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक वृद्ध साधु महाराज हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह शीला की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। अंदर से शीला चिल्लाते हुई बाहर आती है। कहां कहां से चले आते हैं भिखारी। यह हवेली कोई दानशाला है? चलो निकलो यहां से। फिर वह साधु महाराज निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए लीला की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? लीला बोली, बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। लीला अंदर से थोड़ा रोटी और गुड़ लाकर बाबा को देती है। साधु बाबा बोले, बेटी तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? लीला बोली, बाबा मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और लीला खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घड़े को लेकर जाते ही लीला का पति बैजू अचानक चमत्कारिक रूप से बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, लीला, अरे ओ लीला, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। लीला यह देखकर हैरान हो गई और खुश दोनों ही होती है। अजी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे यह घड़ा तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही साथ तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। बैजू बोला, लीला, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़े हैं। हाँ जी, सच में यह जादुई घड़े हैं। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इस घड़े में क्या निकलता है। लीला धीरे धीरे घड़े के लाल कपड़े को हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए हमारे कर्मों का फल देकर गए। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन लीला बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। बैजू ने कहा, हाँ लीला, अभी गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में हम छाछ नींबू पानी शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। लीला ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ को लीला मेहनती और ईमानदार लगी। सेठ ने कहा, देखो बहन,
अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब लीला ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब लीला का व्यापार चल पड़ा था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन शीला तक पहुंची तो वह जल भुन गई। शीला सोच में पड़ गई, अरे यह क्या हुआ? कल तक तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक कितना पैसा इसके पास कैसे आ गया? दीदी ने लस्सी का व्यापार कैसे शुरू कर लिया और उसका पति बैजू भी ठीक हो गया? यह सब कैसे हुआ? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। शीला परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से लीला के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। अंदर लीला अपने पति से कह रही थी, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई है। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा था। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं होते। बैजू बोला, हाँ लीला, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़ी की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था। साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। शीला ने उसकी सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो इसका मतलब यह लोग तो एक साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यहीं ठहरती हूँ। इन लोगों के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर शीला ने बैजू और लीला के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वह घड़ा उड़कर दीवार पर चिपक जाता है और उसमें से गंभीर आवाज आती है, आए मूर्ख, लालची, घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही शीला के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। अगले दिन शीला ने अपने खास नौकर भोलू को बुलाया। अरे भोलू, तुझे मेरा एक काम करना होगा। यह लीला की दुकान पर बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। भोलू ने थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसके छाछ गंदे पानी से बनते हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। शीला को यह सुझाव अच्छा लगा। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करनी होगा। अगले ही दिन शीला ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को लीला की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से यह कहना था कि छाछ साफ सुथरा नहीं है, इसमें गंदगी है। सुबह सुबह लीला ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक की धीरे धीरे आने लगे। तभी शीला के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या, इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ हाँ, लगता है इसमें कोई खराबी है। लीला, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वह भी आपस में काना फूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि लीला के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लीला ने कहा, अरे भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन न हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन शीला के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वो वहां से चिल्लाते हुए चले गए, भाइयों, ध्यान रखना, लीला की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे लीला की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक लीला के पास
बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ पी कर देखो, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ लिया और पिया और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल लीला की छाछ को खराब बता रहे थे, शीला के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलते देर न लगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने लीला से कहा, बिटिया हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया। अब गांव के लोग फिर से लीला की दुकान पर आने लगे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब शीला को पता चला तो वह और भी गुस्से से आग बबूला हो गई। लीला की दुकान पहले की तरह ही चलने लगी, लेकिन यह सब देखकर शीला का खून खौल रहा था। इस औरत ने फिर से सबका मन, सबका भरोसा जीत लिया। लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही न पाएगी। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। भोलू बोलने लगा, लेकिन मालकिन यह तो बहुत खतरनाक होगा। शीला बोली, बस वही तो चाहिए। इस बार लीला का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि लीला कभी दोबारा व्यापार न कर पाए। भोलू बोला, मालकिन पिछली बार भी मुश्किल से बचे थे, अगर इस बार भी कोई हमें देख लिए तो। शीला बोली, चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम आज रात लीला की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख लिया तो? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी न हो। तुम मुंह को कपड़े से ढक कर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग जाना, कोई सबूत मत छोड़ना। फिर आधी रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। भोलू और उसका साथी गोलू अपने चेहरे पर काले कपड़े बांधकर चुपके से लीला की दुकान के पास पहुंचे। गोलू ने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर भोलू ने माचिस जलाई। जैसा ही आग लगी, दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपेट इतनी तेज हो गई कि आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे लीला की दुकान जल रही है, जल्दी आओ आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोलू और गोलू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे। सुबह जब लीला दुकान पर आई तो उसे राख का ढेर देखकर गहरा आघात हुआ, गहरा आघात पहुंचा। भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। मुखिया बोला, यह बहुत बड़ा अपराध है, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। लीला ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर झांका, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर निराश होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झोपड़ियों में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। लीला ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है, किसी का गमछा मिला है। अरे सबूत मुखिया जी के हाथ लग गई है, अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा कि लीला की दुकान में आग किसने लगाया। गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे तो लगता है कि वह गमछा शीला के नौकर का है। मैं कल उसे ऐसा ही गमछा लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह गमछा किसका है? गांव वाले गमछे को
ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही गमछा तो मैंने लीला के घर देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। शीला अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, यह मेरा गमछा नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में शीला स्टोर लिखा था। मुखिया बोला, शीला, मिट्टी के तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, यह कैसे आया यहाँ? शीला बोली, मुझे क्या पता, कोई भी मेरे दुकान से सामान खरीद सकता है। इधर शीला का पति व्यापार ठप हो गया था। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वह यह सब चीज से बिल्कुल ही अनजान था कि शीला क्या कर रही है। वह आते वक्त देखा कि चौपाल पर भीड़ लगी है। वहां पर वह पहुंचा, तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि उसने वैसा ही गमछा लिए खड़ा था जैसा मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। अब बोलो शीला, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो? तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। शीला ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी अब उसे दूर रख रहे थे। वह घबराहट में गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो दीजिए मुखिया जी, मैंने ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लीला दीदी मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। मुखिया ने कहा, शीला, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से लीला की दुकान फिर से बनाई जाएगी। तभी लीला बोली, मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। मुखिया बोला, ठीक है लीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका था और शीला रोते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बने ही रहने दो। लीला ने अपनी बहन को गले लगा लिया। गांव वालों को लीला की दरिया दिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब शीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लीला ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शीला ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गईं। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। ईर्ष्या और धोखा हमेशा ही बुरे परिणाम लाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।